हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का जो 12th का आया है मैथमेटिक्स का टर्म 1 का, उसको हम करते हैं और देखते हैं। इस बार पैटर्न चेंज है, पहले जैसा नहीं है। इस बार टर्म 1 टर्म 2 में पेपर पूछा जाएगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें 90 मिनट्स है, टाइम अलाउड 90 मिनट्स। यहाँ लिखा हुआ है टाइम अलाउड 90 मिनट्स। 90 मिनट्स हमें टाइम दे रखा है, 90 मिनट्स। और जो मार्क्स हैं, तो सेक्शन 40 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स के पेपर, यहाँ देखो पेपर में साफ साफ लिखा हो 40 मार्क्स का है। मीन्स पहले जैसे था वो सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और हमें क्या करना है, इस बार सेक्शन वाइज दिया हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो सेक्शन ए दे रखा है। सेक्शन ए में आपके 20 MCQ दिए जाएंगे, उसमें से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 16 ही करने हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी दिया गया है, उसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 में 16 करने हैं। और लास्ट का जो सेक्शन सी है उसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चंस करना है। तो टोटल मिला के 16 + 16 + 8 मीन्स आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उसमें सेक्शन वाइज है। ए में 16, बी में 16 और सी में 8 क्वेश्चंस। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सबके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, जो सेक्शन ए का है, दे रखा है। इसमें साइन π/3, साइन π/3, यहाँ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, तो साइन π/3 में 60 डिग्री, साइन इनवर्स -x, हमें पता है साइन इनवर्स जब -x करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट करता है साइन प्लस, और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है साइन का इनवर्स, तो ये माइनस इधर आगे आ जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, जो साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया साइन में कितना वैल्यू हो गया, π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ है, 30 ये आ जाएगा, माइनस आगे होके प्लस हो जाएगा, तो π/3 प्लस में π/6 मिलकर π/2 बन गया 90। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो 1 दे रखा है, 1 डी वाला ऑप्शन दे रखा है, तो डी सही है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दे रखा है द वैल्यू ऑफ कॉस, द वैल्यू ऑफ यहाँ दे रखा है, ये देखो स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 0। के या हमें लेस देन 0 लेना है, नेगेटिव वैल्यू लेना है। और क्या दे रखा है, 1 - cos kx डिवाइडेड बाई x sin x f(x) इक्वल टू, और दूसरा 1/2 x इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन लिमिट पर वैल्यू लेना है सबसे पहला वाला, और 0 पर x f0 का वैल्यू 1/2 दे रखा है। तो f0 की जगह 1/2 है। अब f0 लिमिट की कंटिन्यूस कहा गया है, 0 पर कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब 1 - cos kx अपॉन x sin x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1/2 वैल्यू देना चाहिए। तो लिमिट आप पता करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 1 - cos kx डिवाइडेड बाई 1 - cos x, ये वैल्यू आपका f0 के बराबर आना चाहिए, मीन 1/2 आना चाहिए। तो अब देखो 1 - cos थीटा क्या होता है, 1 - cos थीटा आपका आता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर kx/2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या दे रखा है x sin, तो यहाँ क्या आ गया x sin x। अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ कोई भी अगर पावर इसका दे रखा है तब भी 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जो 2 sin स्क्वायर kx/2 डिवाइडेड बाई kx/2 करना पड़ेगा, kx/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू 1 आ जाए। इसी तरीके से जो sin x है नीचे, sin x अपॉन में x, ये भी करना पड़ेगा 1 लाने के लिए। अब हमें ज़रूरत किस बात की पड़ेगी, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो kx/2 का होल स्क्वायर ऊपर किया गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k² x² अपॉन 4 ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको इधर sin x जो x है x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बच क्या रहा है, नीचे जो आपका एक x बच रहा है और एक 2, तो ये बाकी वैल्यू आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सॉल्व करके क्या मिल रहा है कि 2 वैल्यू हमें जो मिल रहा है k² अपॉन में
के स्क्वायर अपान में 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 यहाँ 4 आया और इधर 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होके ये बन गया। तो के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि के का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा +-1। लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि के लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 वाला वैल्यू हमें लेना है। तो लेस देन वाला 0 वाला वैल्यू अगर हम देखें तो कौन सा मिल रहा है यहाँ पर लेस देन वैल्यू, ये -1 मिल रहा है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा -1। तो यहाँ के का वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू बी आपका -1 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है इफ़ ए इक्वल टू, यहाँ देखो थर्ड वाले, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मीन्स कोई ए आई जे इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दे रखा है सच दैट, यहाँ दे रखा है ए आई जे मीन्स इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है कि यहाँ पर ए आई जे 2/2 का मीन्स A11 A12 A21 A22 इस तरीके से बना रखा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया अगर आई इज इक्वल टू जे है मीन्स ये वाला, ये दोनों 0 हैं और बाकी 1 है, तो ये दिया हुआ है। अब कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि इसका स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया ए स्क्वायर इज, मीन्स अगर कोई नंबर इस तरीके से दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर क्या होगा। और मैट्रिक्स किस तरीके से है, इस तरीके से कि यहाँ 0 ये 1 तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी से फिर से मल्टीप्लाई करना 0 1 और यहाँ पर 1 0, तो आपका ये रो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब 0 0 से मल्टीप्लाई 0 1 1 से मल्टीप्लाई 1, तो दोनों जोड़ोगे 1 आ जाएगा। उल्टा मल्टीप्लाई करोगे 0 1 से करोगे इस तरीके से और 1 0 से तो 0 आ जाएगा। यहाँ इसी तरीके से दूसरी रो लोगे तो 1 0 इससे मल्टीप्लाई करोगे उल्टा मल्टीप्लाई 0, और अगर 1 1 से 0 0 से तो सम करोगे 0 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 1, तो ऑप्शन कौन सा, यहाँ डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इज इक्वल टू K8 for 2K। रो वाइज दे रखा है K8 पहले रो में इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, दे रखा है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0, तो जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो इसका डिटरमिनेंट अगर ए का 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2K स्क्वायर, क्योंकि ये पहला डायगोनल माइनस में 8 × 4 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4, लेकिन के के लिए कुछ अगर कंडीशन दे रखा है तो ठीक है कि के क्या होना चाहिए। तो यहाँ शायद दिया हुआ है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर वैल्यू आपके दे रखा है, मीन्स के कुछ भी हो सकता है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा +-4 की। देखो ऑप्शन में देखो ध्यान से, तो +4 भी दे रखा है -4 भी दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही होगा +-4, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से देखते हैं, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है दिया हुआ है, नेक्स्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, 5th है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² - 4x + 6, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² - 4x प्लस में 6 इज स्ट्रिक्टली, क्वेश्चन में है कि ये स्ट्रिक्टली क्या है, ये स्ट्रिक्टली यहाँ क्वेश्चन में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव आपका 2x - 4 आया, तो आप 2x - 4 0 रखोगे, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। आप नंबर लाइन पर देखोगे 2, तो इंक्रीजिंग कहाँ 2 to इन्फाइनाइट, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया d/dx आया इसका dy/dx या df(x/dx) f' कह सकते हो। तो f' आपका 2x - 4 आया जिसको 0 रखा गया, तो लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या आ जाएगा, प्लस वाला होता है, तो 2 to इन्फाइनाइट इसका इंक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इंक्रीजिंग के लिए। -∞ to 2 डिक्रीजिंग होगा, वो नहीं पूछा गया, केवल इंक्रीजिंग पूछा गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर है गिवन दैट,
क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 4, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट्स ए इज इक्वल टू। अब देखो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है -4, डिटरमिनेंट दिया हुआ है -4, और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए का पावर, जो भी डिटरमिनेंट है उसका पावर n-1 होता है। n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ द जो डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है उसको 3 दे रखा है, तो 3 - 1 मीन्स 2, तो हमें क्या आएगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू -4 है, उसका पावर कितना कर देना, यहाँ -4 दिया हुआ है, इसका पावर 3 - 1 2 मीन्स क्या आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 16 डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है कोई जिसका सेट कर दे रखा है, सेट आपका 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें पूछा गया है डिफाइंड एज आर इक्वल टू 1 1 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 3 3, ये सब दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन आर इज टू बी रिमूव टू मेक इट एन इको बैलेंस रिलेशन। इसको इको बैलेंस बनाने के लिए क्या हटाना चाहिए? तो देखो इसमें अगर 1 2 फालतू दे रखा है, 1 2 के साथ में 2 1 भी देना चाहिए। अब 2 1 अगर दिया नहीं गया है तो क्या, अगर पूछते क्या लगाया जाए तब तो 2 n लगाया जाता, 2 1 लगाया जाता। क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का क्या रिमूव किया जाए, तो रिमूव करेंगे 1 2 को, क्योंकि उसका सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सिमेट्री ट्रांसटिविटी अगर आपको सब देना पड़ता तो ट्रांसटिविटी में तो 1 1 आ जाता या 2 2 दे रखा था, केवल 2 1 और दे देते तब तो ये बन जाता है इको बैलेंस। अब जोड़ने पर मतलब क्या ऐड किया जाए, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ गया, क्या रिमूव किया जाए, तो रिमूव करने वाला सिर्फ यहाँ पर ये 1 2 वाला है, ये रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दे रखा है यहाँ पर कि एक कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका मैं ला रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2a + b, फर्स्ट रो में 2a + b a - b, सेकंड रो है 5c - d 4c + 3d, ये इक्वल टू 4 और -3 के हैं। तो हमें पता क्या करना है, ये कुछ एक वैल्यू दे रखा है a + b - c + 2d का वैल्यू पता करना है। तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है तो कंपेयर किया जाएगा। तो 2a + b किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। इसी तरीके से सेकंड आपका a - 2b, क्योंकि a b वाले एक साथ कर लेते हैं, a - 2b - 3 के इक्वल है। तो यहाँ आपको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है ये b दे रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, या नीचे वाले को 2 से, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 4a और a जोड़ दोगे 5a, इधर 5a इधर आ जाएगा 8 - 3, 8 - 3 5 होता है, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। अब a का वैल्यू रख दोगे चाहे जैसे क्वेश्चन में, तो a इक्वल टू इधर ले जाओ तो -3 + 2b मिल जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा? a + 3 इक्वल टू 2b, मीन्स क्या आ गया? 1 - 3, तो -2b इक्वल टू आपका क्या मिल रहा है? -2b इक्वल टू -4 मिल रहा है, क्योंकि 3 -1 पहुंच जाएगा। एक यहाँ इसकी जगह जब -1 रखोगे उधर ले गए तो -2b इक्वल टू -4, तो b का वैल्यू क्या आ रहा है? 2। अब a मिल गया, b मिल गया। इसी तरीके से आपका 5c - d इक्वल टू दे रखा है 11, और यहाँ दे रखा है 4c - 3d इक्वल टू दे रखा है 24। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15c ये वाला, और प्लस में 4c जब जोड़ोगे ये 33 बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 15 + 4 मिलकर 19c होता है, तो 19c इधर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4c + 3d है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 11 इधर है 33 इधर 24, तो दोनों जुड़ जाएंगे 24, 33 और 24 मिलकर हो जाएगा 57। तो 19c = 57, तो c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपका a = 1 मिला है, b = 2 मिला है, और c = 3 मिल जाएगा। c का वैल्यू रख देना यहाँ कहीं पर, तो d = हो जाएगा 5c, ये 5c - d = 11 वाले से, तो d का वैल्यू मिल जाएगा 5c + 11। इसका मतलब क्या हो जाएगा? d उस तरफ ले गए तो 5c प्लस में 11, तो आपका d का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर d = 5c, यहाँ c नहीं, एक सेकंड, ये कुछ हाँ इससे कंपेयर करें ना, 5c - d = 11, तो आपका d का वैल्यू 4 मिल जाता है। सॉल्व करोगे तो 5c
इधर d इक्वल टू 5c माइनस 11 आएगा, तो 5 से c का वैल्यू 3 है, तो 15 माइनस 11 4 आ जाएगा d का वैल्यू। तो a इक्वल टू 1 मिला, b इक्वल टू 2 मिला, c इक्वल टू 3 मिला, d इक्वल टू 4 मिला। अब आपको जो पूछा गया है, पूछा गया a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d। तो यहाँ a प्लस बी आपका आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 0 हो गया। 2d का वैल्यू पता करना है, 2d मतलब 2 इंटू 4 8। तो a वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। यहाँ देखो एक चीज़ और ध्यान रखा है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 ही लेना है। तो y का वैल्यू x प्लस 1/x है। और कहा गया है इस परपेंडिकुलर टू द, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस परपेंडिकुलर टू द एक लाइन दे रखी है, लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 7 0। मीन्स क्या है कि x प्लस 1/x, इसकी ये जो x प्लस 1/x है, इस पर जो इसका जो नॉर्मल है, क्वेश्चन में कहा गया इसका जो नॉर्मल है, इसका नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल मतलब इसका मीन्स क्या है कि दोनों मीन लाइन का जो परपेंडिकुलर है उस इस पर नॉर्मल मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है दोनों एक जैसे होंगे, इन दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो अब यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव करें y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/x²। इसी तरीके से लाइन का पता करें, तो लाइन को क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है 3x माइनस वाई, लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या कहते हैं माइनस ए बाई बी आता है स्लोप। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा -3/-4 मीन्स 3/4 आ जाएगा। तो 1/x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 मीन्स 1 माइनस 3/4 मीन्स 1/4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा x² इक्वल टू 4 मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा +-2। अब x का वैल्यू +-2, ये आपका x का वैल्यू आ गया +-2। तो x वैल्यू +-2, आपको x इज ग्रेटर देन 0, ये भी साथ में कंडीशन को फॉलो करना है, x इज ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू कौन सा लिया जाएगा 2। तो x यहाँ पर 2 लेना है। अब x 2 लेना है तो y का वैल्यू y इसी में रख देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 + 1/2। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2। तो 2 5/2 यहाँ पर वैल्यू होगा। अगर ये कंडीशन नहीं देते कि x इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ +-2 लेना पड़ता। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू, तो sin tan इनवर्स x ये कहा गया है। तो आप क्या करोगे tan इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं। tan इनवर्स x एक एंगल है तो इसको थीटा ले लेते हैं, इसको थीटा, इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया x। अब tan थीटा x से मीन्स परपेंडिकुलर, जो 10th में पढ़ा था कि x/x/1 है मीन्स परपेंडिकुलर 1 है, बेस इसका 1 परपेंडिकुलर x है और बेस इसका 1 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम पता कर लेना, 1 + x² टू द स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब आपको पूछा क्या गया है, पूछा आपसे ये गया है कि आपको पता करना है sin tan इनवर्स x मीन्स sin थीटा, tan इनवर्स x को हमने ये मान रखा और tan थीटा आपको दे रखा है। तो अब आपका sin थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये दे रखा है x/1। तो sin थीटा आप पता करोगे तो क्या आ जाएगा x/1 + x² का स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि लेट द रिलेशन R in the set A इक्वल टू x बिलोंग टू द z। x मीन्स जो हमें सेट लेना है वो कर लेना 0 +-1 +-2 से लेकर +-x, नहीं केवल आपको 0 से बढ़ा लेना है। ओके तो यहाँ पर क्या लेना है x आपको लेना है x इक्वल टू 0 1 से लेकर 12 तक लेना है, सभी नंबर प्लस वाले नंबर लेने, डॉट डॉट है। तो ये सभी दे रखा है 0 to 12 नंबर गिवन दैट, और साथ में कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन कहा गया है कि गिवन दैट मॉड a माइनस b, मॉड में a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स हमें ये भी साथ में पता करना कि a माइनस बी का ये कितना आना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका रिलेशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, और फिर पूछा गया देन 1 द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,
मीन्स वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या मतलब वन किस किस से रिलेशन रखता है, ये पता करना है वन का रिलेशन किस किस से है। तो अब देखो इस रिलेशन मीन्स वन मीन्स अगर ए का वैल्यू वन रख दिया जाए तो बी क्या क्या हो सकता है, आपके पास बी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सब सेट बनाना है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। तो यहाँ देखो अगर वन रखोगे और डिफरेंस आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 जोड़ना पड़ेगा तभी इसका डिफरेंस 4 से डिवाइड होगा। तो वन के बाद क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद फिर क्या होगा 4 और जोड़ना पड़ेगा, या कि तो 1 में दुगना इसका जोड़ना पड़ेगा 9 होगा, 9 में फिर 4 जोड़ोगे 13, तो 13 इसके पास है नहीं सेट के पास। तो इसका मतलब क्या होगा वन किस किस से रिलेशन बनाता है, मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वन रिलेशन किससे बनाता है, वन आपका जो बी सेट है बी का वैल्यू क्या हो सकता है, ए का वैल्यू 1 1 से बनाता है पहले, क्योंकि 1 - 1 क्या आएगा 0 0 4 का मल्टीपल है। फिर 5 से रिलेशन बनाएगा, 1 - 5 4 होता है, -4 होता है, मॉड उसका करोगे 4 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल है। और 1 फिर 9 से बनाएगा, और यहाँ हमारे पास जो बी सेट है उसके पास केवल 9 तक 12 तक एलिमेंट ही है, तो 13 है नहीं इसके पास। तो 1 के जो इक्विवेलेंस क्लास है 1 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन है हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 क्वेश्चन में दे रखा है ई पावर एक्स, क्वेश्चन में ई पावर एक्स प्लस में ई पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ई पावर एक्स प्लस वाई मतलब होता है ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि लास्ट में हमें ई का पावर में लाना है, तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपका कांस्टेंट नंबर RHS में रहे, बहुत लंबा ना रहे। तो इधर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स ई पावर वाई मिलकर ई पावर माइनस वाई हो जाएगा। प्लस में ई पावर वाई को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स बन जाएगा, इक्वल टू इधर RHS में 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ई पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स ई पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई माइनस भी आ जाएगा, माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स करोगे माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 जो RHS में 1 है। तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस माइनस से डिवाइड करके प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस वाई। ई पावर माइनस वाई ऊपर ले जाओगे तो ई पावर वाई बन जाएगा प्लस में, और ये ई पावर ऊपर है ही है, आगे माइनस रहेगा ही, तो माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारे 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, गिवन दैट द मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ द ऑर्डर 3/n एंड m/5। हमें क्या दे रखा है कि एक कोई मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर दिया हुआ है, ए का ऑर्डर दे रखा है, ए का ऑर्डर है 3/n और बी का ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स है m/5। अब हमें ये पता करना है यहाँ पर कि इसको जोड़ना है, एक तरीके से इनमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखते हैं जब जोड़ोगे इनको तो सी कोई मैट्रिक्स इस तरीके से, पहले को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई, इनको ऐड करना है। ऐड मैट्रिक्स तभी होता है जब उसके ऑर्डर एक जैसे हों, मीन्स एक ही ऑर्डर का हो, मीन्स 3/n जो 3/n और 5 m/5 ये दोनों बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। तो इसका मतलब m की जगह क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, n की जगह 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब c का ऑर्डर जो बनेगा वो क्या ऑर्डर बनेगा 3, ये n की जगह 5 m की जगह 3, तो इसका मतलब 3/5 का ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ mn का वैल्यू या ऑर्डर पूछा गया है, तो पहला ये ऑप्शन सही है 3/5, तो 3/5 ऑर्डर सही आ गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा है, नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में कहा गया है इफ़ y इक्वल टू, क्वेश्चन में है इफ़ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा -5 sin x और -3 cos x। ठीक है, फिर से यहाँ पूछा गया डबल डेरिवेटिव। तो फिजिक्स में अगर फिजिक्स वाले जो साइंस के स्टूडेंट वो जानते हैं 11th में कि ये वास्तव में फंक्शन वेव्स का होता है, वेव्स का सुपर इम्पोज है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हमेशा इसके इनवर्स, एक्सीलरेशन हमेशा माइनस के प्रोपोर्शनल होता है, मीन डायरेक्शन उल्टा होता है, और इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आपका इक्वेशन बनता है। तो d2y/dx2 इक्वल टू ये आता है हमेशा -y। यहाँ फिलहाल हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ देखो dy/dx ये आया, d2y/dx2 करोगे तो d2y/dx2
टू क्या आ जाएगा, -5 sin x का दोबारा करोगे तो -5 cos x आएगा, और इसका हो जाएगा फिर से प्लस में 3 sin x, माइनस कॉमन ले लोगे तो वही बन जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये -y बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, -y। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, जो -y ये वाला ऑप्शन मीन्स पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो इधर, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ क्वेश्चन नंबर ये आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 -11 7 ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपसे पूछा गया एडजॉइंट्स A इज इक्वल टू। अब हमें पता है एडजॉइंट्स का बड़ा सिंपल सा होता है 2/2 का, ये मेन डायगोनल होता है, ये आपका पोजीशन चेंज कर देता है, मीन 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और ये वाले जो इधर उधर वाले साइन चेंज कर देते हैं। तो 5 का -5 हो जाएगा, -11 का 11 हो जाएगा, ये इसका एडजॉइंट्स आ जाएगा। अब एडजॉइंट्स का हमसे पूछा गया एडजॉइंट्स का डैश क्या होगा, तो डैश क्या आ जाएगा, 7 -5 इधर आ जाएगा, 11 और 2 ये आ जाएंगे। तो जहाँ ऑप्शन ये दे रखा है वो वाला सही है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो 7 -5 और 11 ये आएगा, बी वाला ऑप्शन सही नहीं, बी वाला ऑप्शन 7 -5 हमारा ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, 7 11 -5 2। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 एट विच द टेंजेंट्स लिखा हुआ है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट्स इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये कहा गया है कि y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो ये, तो क्या पॉइंट होंगे। तो अब देखो y एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल, तो यहाँ किसका, इसका मतलब dy/dx क्या होना चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि dy/dx कितना आना चाहिए, dy/dx यहाँ पर जो स्लोप कितना होना चाहिए, स्लोप आपका आना चाहिए 1/0 मीन्स थीटा का वैल्यू 90 होगा। तो यहाँ देखते हैं dy/dx क्या पूछा गया, dy/dx एक बार और देखते हैं, पैरेलल तो कहा गया है या पर नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब मीन्स dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस होता तो 0 मीन्स 1/0 ये आना चाहिए, -1/0 या 1/0। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं dy/dx क्या मिला यहाँ पर। dy/dx आप पता करोगे, इसको इधर लाते तो dy/dx आपका मिल रहा है 2x/9, 2x अपान में 9 प्लस में 2y अपान में 16 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2y dy/dx इक्वल टू आ जाएगा -2x अपान में 9, और ये उलट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, अपान में 2y आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से ये सब कैंसिल हो जाए, 9 16 का तो कोई जरूरत नहीं। मेन क्या आ रहा है, -x/y आ गया, -x/y किसके इक्वल होना चाहिए, 1/0 के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह इसका मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू यहाँ 0 आना चाहिए अगर पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यहाँ क्या मिल गया आपको कि आपका 1 टेंजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 0 है। तो y का वैल्यू देखते हैं कहाँ पर 0 है। y का 2 ऑप्शन आ रहा है, b वाला भी आ रहा है और c वाला भी आ रहा है। तो यहाँ हम रख के देखते हैं, तो आपका क्या सॉल्व करके क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, ऑप्शन देखें तो आपका y की जगह 0 रखोगे, 0 रख के यहाँ देखो तो x का वैल्यू +-3 आ जाएगा। तो c वाला ऑप्शन सही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन मिल रहा है, +-3 0, क्योंकि x²/9 ये वैल्यू दे रखा है, x² प्लस इसको सेटिस्फाई भी करेगा, और यहाँ x का वैल्यू 0 दे रखा है, नहीं एक सेकेंड, आपका y का वैल्यू 0 है। तो x² ये वैल्यू 1 आ रहा है, x²/9 + 0 = 1। तो x² = 9, तो x = +-3, तो x² = 9 मीन्स क्या हो गया, x = +-3। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका +-3, y आपका 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखा गिवन दैट A इक्वल टू AIJ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 डिटरमिनेंट A दे रखा है इक्वल टू -7। डिटरमिनेंट A इक्वल टू यहाँ पर -7 दे रखा है। तो आपको पता क्या करना है, देखो डिटरमिनेंट A जब दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिटरमिनेंट A दे रखा है -7। फिर आपको पता क्या करना है, सिग्मा I इक्वल टू 1 to 3 मतलब ऑर्डर 3 का है, और स्मॉल AI टू A12। कहने का मतलब यह है कि आपको क्या चाहिए, A12 इसी तरीके से सबको जोड़ लेना, A22 इसको मल्टीप्लाई भी करते रहना है कोफैक्टर से। तो ये वास्तव में है क्या, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया कि आपको क्या करना है यहाँ पर, A12 का मतलब A12 A22 मीन्स का जो कॉलम 1 है उसके करस्पॉन्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू पता करना है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट इसका पहले से दे रखा है -7 है, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका -7 ही रहेगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीके से आपको डिटरमिनेंट का फॉर्मूला दे रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको A11 देखो A1 किसके अकॉर्डिंग करना है, A1 सेकंड रो के, A12 दूसरा A22 और तीसरा A23, इसके A32 पीछे 2 फिक्स है। तो आपका A12 A22 इसके अकॉर्डिंग मतलब सेकंड के अकॉर्डिंग और इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, कैपिटल A12 इनसे मल्टीप्लाई, तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग आपको इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू पता करना है। तो ये इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल टू log cos e पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ दे रखा है log cos e पावर, लॉग में cos e पावर x, इसको जिसका dy/dx पता करना। तो dy/dx क्या आ जाएगा, 1/cos e पावर x पहले आ जाएगा, cos e पावर x का करोगे तो -sin e पावर x, फिर e पावर x का दोबारा करोगे e पावर x आ जाएगा। तो sin थीटा अपान cos थीटा tan थीटा होता है, तो -e पावर x इंटू tan e पावर x इसका dy/dx आ जाएगा। तो हम देखते हैं तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन मिल रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा गया बेस्ड ऑन द गिवन सेटेड रीजन एज द फीजिबल रीजन इन द ग्राफ, पूछा गया एट विच पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x + 9y इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पर कहा गया है ये मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। पॉइंट दे दिए हुए हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, पॉइंट आपका दे रखा है, जेड भी इधर रहना चाहिए, पॉइंट भी ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट दिया हुआ है आपका, एक तो दे रखा है 0 20 ये वाला पॉइंट है, डी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इस तरीके से बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, 0 10 दे रखा है पॉइंट। तो सब पर इसका वैल्यू देखेंगे, जेड इक्वल टू 3x पर जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो अगर 0 20 पर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 180 हो गया, क्योंकि 3 × 0 प्लस में 20 तो ये 180 आ जाएगा। डी पॉइंट पर 180 हो गया। इसी तरीके से 15 पर देखते हैं तो 15 3 45 और प्लस में 9 × 15 135, तो 135 प्लस में 45 ये भी मिलकर 180 हो गया। तो इसका मतलब जो आपका डी और सी दोनों पर बराबर वैल्यू हैं। जब दोनों पर बराबर वैल्यू होता है तो सी डी का हर एक पॉइंट, जितना सी डी का पॉइंट है, मीन्स ईच पॉइंट ऑफ द सेक्शन सी डी इज द मीन्स विल गिव द वैल्यू 180। तो 180 वैल्यू दोनों ये देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट बी सही है, नहीं पॉइंट सी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, बाकी हम अगर ना भी देखें क्योंकि इन दोनों पर बराबर आ रहा है, बाकी किसी एक पर देखना है तो देख लेते हैं। मान लो 0 10 पर देख लिया हमने, तो 0 10 पर कितना आ जाएगा, 0 10 पर 90 आ जाएगा, 0 10 पर तो कम ही रहा इससे। ये भी 15 5 पर भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं 15, और यहाँ पर 9 × 15 तो 60 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू 180 ही है, लेकिन 2 पॉइंट पर आ रहा है, तो 2 पॉइंट पर आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच में जितना लाइन सेगमेंट है वो सभी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो मिल जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर कि एवरी पॉइंट इन द मीन्स डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 cos x + x इन द क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π/2। अब लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम, और यहाँ है 2 cos x
प्लस में एक्स। तो मिनिमम वैल्यू और आपको दे रखा है, जो इंटरवल दे रखा है उस पर ध्यान देना। 0π/2 ये आपका क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना। क्लोज इंटरवल का मतलब है इस पॉइंट पर भी हमें देखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एब्सोल्यूट मैक्स में मिनिमम वैल्यू की बात है। 2 cos x का डेरिवेटिव करेंगे -2 sin x हुआ, x का 1 होता है, इसको 0 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, sin x = 1/2 आ जाएगा। sin x का वैल्यू 1/2 आ गया। sin x आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 होता है 30 डिग्री का, तो x का वैल्यू आ गया π/6। तो एक वैल्यू π/6 है, एक 0 है, दूसरा π/2 है। इन सब पर देखते हैं हम इसका 2 cos x + x का वैल्यू, जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 2 cos इस पर देखते हैं 0 पर, तो 2 cos 0 वैल्यू 1 होता है, और x तो सबसे पहला वैल्यू 2 आ जाएगा। इस पर जो 0 पर वैल्यू आए 2 आ गया। इसी तरीके से देखते हैं π/2 पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × cos π/2 वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू तो ये आ गया π/2, तो 0π। और बीच में जो आया है 30 डिग्री, उस पर देखते हैं तो 2 cos 30 का वैल्यू होता है, 2 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3 आ जाएगा, क्योंकि 2 × √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस में x की जगह π/6 आ गया। अभी देखते हैं कौन सा लीस्ट है, मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम अब देखो √3 1.73 अपने आप ही होता है, 1.732 ये पहले वैल्यू होता है, और उसके बाद π/6 का वैल्यू लगभग में आ जाता है, पाई है 3.14, इसका 5/6 करोगे तो लगभग 0.5 ये और आ गया, तो ये 2 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 0.5 इसमें जो लोगे तो 2.2 करके आ जाएगा। तो लीस्ट मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इसका एक तो आया था 2 पर आया था 0, और एक वैल्यू आया था आपका जब हमने रखा था दूसरा वैल्यू π/2, तो π/2 पर आ गया था ये 2 और ये 0 आ गया था, तो x का वैल्यू π/2, तो π/2 सबसे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि π/2 का वैल्यू 1.57 के नियर अबाउट होता है, 3.14 का आधा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा π/2 आपका मिनिमम वैल्यू है। तो π/2 ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे, आपको केवल 16 करने। यहाँ हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें सभी क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। अब आ जाओ सेक्शन बी पर। सेक्शन बी भी इसी तरीके से 20 क्वेश्चंस का है। 20 क्वेश्चंस में आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। ज़्यादा अगर आपको एक्स्ट्रा कर दिया तो आपने एक सर्कल दिया जाएगा वो हमारे सीट में, उसको आपको न्यूट्रल करना है कि ये क्वेश्चन हमारा ना चेक किया जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर है कर दिया क्वेश्चन तो अनफेयर मीन्स में आ जाता है, वो CBSE का रूल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया f(x = x⁴3)। f(x = x⁴3) का ग्राफ ऐसे होता है, तो आप देखोगे x के सभी वैल्यू लेता है, y के भी करस्पॉन्डिंग सभी वैल्यू लेगा, सभी ये वैल्यू देगा, मीन्स इसका कोई ये नहीं होता। तो ये क्या होता है, 1 1 ऑन 2 होता है। तो यहाँ पर 1 1 बट नॉट ऑन 2, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, गलत 3 ऑप्शन है, लेकिन डी वाला 1 1 ऑन 2 दे रखा है। ऑन 2 को यहाँ बुक में सर्जेक्टिव भी बताया गया है, और 1 1 को इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव कहा जाए तब भी आपको समझ लेना है। तो ये आपका बाइजेक्टिव भी इसको 1 1 ऑन 2 को कहते हैं। इसी तरीके से देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में दे रखा x = a sec थीटा और b tan थीटा, d2y/dx2 पता करना है, थीटा = π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री पर। तो देखते हैं dy/dx पता करोगे तो dy/dx यहाँ क्या होता है, dy/dt या dy/d थीटा अपन में dx/d थीटा। तो dy/d होता है b sec² थीटा, ये आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा sec थीटा का, तो a sec थीटा tan थीटा हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक sec² थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, b/a पहले आ जाएगा, ऊपर sec थीटा आया और नीचे आ गया tan थीटा, sec थीटा और नीचे आ गया tan थीटा। तो sec थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, तो नीचे आ गया 1/cos थीटा, और ये एक तरीके से tan थीटा ऊपर जाके कॉट बन गया, मीन cos थीटा ऊपर sin थीटा। तो ये आपका b/a 1/sin थीटा बन गया, मीन्स b/a कोसेक थीटा आ गया। अब b/a कोसेक थीटा जो आपका आएगा, तो b/a कोसेक थीटा इसको दोबारा डेरिवेटिव करना है, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना है। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो b/a, देखो b/a कोसेक थीटा, तो पहले आप थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, b/a माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये आ गया। उसके बाद में थीटा का फिर से करना पड़ेगा, d θ/dx। अब d θ/dx आपने dx/d थीटा किया, उसी को उलट दो। तो dx/d थीटा जब किया था आपने तो a/,
वो ए सेक थीटा दे रखा था तो ए सेक थीटा टेन थीटा आया था, तो इसको फिर से ए सेक थीटा टेन थीटा से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड कर दोगे उसके बाद में तो आपका क्या मिला, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये चीज़ माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर सेक थीटा, ये इतना आ गया और नंबर में कितना बी अपान ए था, एक ए और आ गया तो ए स्क्वायर आ गया, तो सेक थीटा टेन थीटा। अब सब जगह वैल्यू रखोगे, थीटा की जगह पाई/6 में 30 रख देना है, तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। टेन यहाँ पर कॉट थीटा है जो भी है यहाँ पर कोसेक थीटा और जो भी यहाँ आया होगा ये सब वैल्यू रख दोगे। रख के आपका क्या आ रहा है, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा था, कॉट 30 का वैल्यू आपका √3 होता है, तो यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया √3। सेक थीटा का इसी तरीके से वैल्यू आप देखोगे तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू आपका आ जाएगा 2, तो 2 और इधर 2 कैंसिल कर देगा, तो आपका सॉल्व करके क्या मिल रहा है, सॉल्व करके आपका आ जाएगा -3 √3। पहले तो नीचे ए स्क्वायर आना चाहिए, सिंपल सा बात है। अगर ऑप्शन में देखो तो ए स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो ये बी ये तो वैसे नहीं हो सकते हैं। अब केवल डी वाला ऑप्शन बचा है और ये बचा है, तो इसमें देखो 3 √3 कहाँ आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है क्योंकि ऊपर को वैल्यू कोसेक वाला वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यहाँ स्मॉल लेटर में ABC दे रखा है जो इसमें बुक में है, और जबकि उसमें जो OMR सीट है उसमें कैपिटल लेटर लिखा रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, तो उसको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। अच्छा, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 23 है। 23 में देखो ये दे रखा है, इन द गिवन ग्राफ द फीजिबल रीजन फॉर ए LPP इज साइडेड, ये दे रखा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 2x - 3y विल बी मिनिमम। 2x - 3y मिनिमम कब होगा, पॉइंट दे रखे हैं, हमें इसमें सब नहीं देखना होता, क्वेश्चन के पॉइंट आप उसे देखना होता है कि यहाँ पर दे क्या रखा है। तो यहाँ पर क्या एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक 0 0 दे रखा है, एक 5 0 दे रखा है, तो मिनिमम साफ साफ दिख रहा है, या तो यहाँ होगा यहाँ होगा। तो अब z का वैल्यू क्या दे रखा है, z आपको देखो दे रखा है 2x - 3y, तो ये भी ध्यान रखना है कि z = हमें दे रखा है 2x - 3y, z दिया हुआ है आपको 2x - 3y, तो 2x - 3y का वैल्यू आप देखो 0.8 पर देखोगे तो -24 आएगा। इसी तरीके से देखो अगर आपका 5 0 पर देख रहे हो तो 5 0 पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो -0 0 पर 0 आएगा, तो -24 ही सबसे कम होगा। और वैल्यू भी दे लगते हैं 6 5 पर भी ज़्यादा वैल्यू आएगा, क्योंकि 12 - 15 - 3 आ जाएगा, -24 सबसे ज़्यादा रहेगा। 4 ये भी देखेंगे 4 10 वाला ये भी ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इधर ही अकेले होगा 8 माइनस ये भी वैल्यू ज़्यादा ही रहा। देख लेते हैं कितना है, 4 10 पर देखते हैं तो कितना आ गया 8 माइनस में 30, तो ये -22 रहा, जबकि ये 0 8 - 2 × 4 8 माइनस में 3 × 10 8 - 30 -22 रहा, ये -22 है, और ये वैल्यू दे रखा है 0.8 दे रखा है। देख सकते हैं एक बार और, ये वैल्यू क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है 0.8, हाँ 0.8 दे रखा है, तो 0.8 आपका -24 है, तो मिनिमम वैल्यू यही आपका वैल्यू मिनिमम आ गया, ये वाला वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0.8 है, में सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया द डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स 2x √1 - x² विद रेस्पेक्ट टू sin इनवर्स x। यहाँ दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू sin इनवर्स x, ये भी ध्यान देना है। और इसके बीच में तो अगर sin इनवर्स x को थीटा रख दें, sin इनवर्स x को हमने अगर थीटा रख लिया तो इसका मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, sin थीटा। x की जगह यहाँ लिमिट भी दे रखा है, x का वैल्यू -√1/√2 से लेकर, मीन्स वो एडजस्ट कर रहा होगा ये इसके लिए, क्योंकि 1 - x² 0 रहे, तो ये x की जगह sin थीटा है। तो इसका मतलब क्या हो, जब x की जगह sin थीटा रखोगे तो एक तरीके से विद रिस्पेक्ट टू यहाँ sin इनवर्स x थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपको करना रहेगा। तो यहाँ जब रखोगे sin इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2x मतलब 2 sin थीटा, इसकी जगह 1 - sin² थीटा cos थीटा बन जाएगा, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा बन गया। sin इनवर्स sin 2 थीटा क्या होता है, sin कैंसिल, मतलब 2 थीटा आ गया। 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, sin इनवर्स x में थीटा, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं ए दे रखा है, बी दे रखा है। आपको क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू बी है या ए इनवर्स इक्वल टू 6b है, बी इनवर्स। तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स या बी इनवर्स की बात कह रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर ए इनवर्स और बी इनवर्स में इनवर्स का रिलेशन है तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है इसमें देखना, ज़रूरी ये है कि आपको यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये देखना है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट, देखो ए बी का प्रोडक्ट अगर आई के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, आई के प्रोपोर्शनल कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पता चल जाएगा एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हमें इन्वर्स नहीं पता करना, वास्तव में दोनों के प्रोडक्ट करने हैं। तो प्रोडक्ट करके देखो तो 1 × 2 क्या आ जाएगा 2, इधर से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 2 और यहाँ -4 का करते हैं तो 2 + 4 6 हो गया। सबसे पहला 6 आ गया टर्म्स। अब 6 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि जो हम ए बी का है, ए बी का वैल्यू ए बी का 6 के फॉर्म में आना चाहिए कुछ भी। अगर देखो आइडेंटिटी के फॉर्म में आ रहा है क्योंकि सभी इनवर्स में दे रखे हैं। अब दूसरा देख लेते हैं क्योंकि सब तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा देखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 - 2 0 आ गया, मतलब दूसरा टर्म 0 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा देखते हैं तो 1 मतलब -4 और -1 ये वाला इधर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 यहाँ +4, तीसरा 0 है ही है, तो फिर से आ गया 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 6i ही बनेगा। ठीक है, अगर क्योंकि सारा ऑप्शन में और कुछ दे नहीं रखा है, एक दूसरे के इन्वर्स ही दे रखा है। अब ए बी इक्वल टू अगर 6 इन्वर्स है तो या तो ए इन्वर्स उधर ले जाएं या बी, तो बी इन्वर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स क्या आ जाएगा 1/6i। तो ये आपका, क्योंकि बी उधर हम ले गए मान लो, तो बी इन्वर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इधर ले तो 1/6a। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। तो केवल आपको प्रोडक्ट करना है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि द रियल फंक्शन, एक रियल फंक्शन दे रखा, द रियल फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x⁻³ - 3x² - 36x + 7 इसको पता ना करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो देखेंगे f(x) इक्वल टू यहाँ दिया ही गया है, f'(x) देखेंगे तो f'(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x² माइनस में 3x² का 6x - 36 ये दे रखा है। इसको 0 पुट करोगे 6 से डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस में x और -6 इक्वल टू 0। तो ये जब सॉल्व करोगे 6 का फैक्टर करोगे 2 और 3 में आएगा, तो ये बन जाएगा x - 3, माइनस वाला ज़्यादा है, x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर जब इसको देख रहे हैं इस तरीके से तो एक वैल्यू -2 आ रहा है, दूसरा 3 आ रहा है। लीडिंग कोफिशिएंट 6x² मीन्स पॉजिटिव है, तो ये हिस्सा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बीच में ये डिक्रीजिंग इन माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा, -∞ to -2 और 3 to ∞ वाला इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग देख लें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहला वाला ऑप्शन है -∞ to एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो केवल इसी में रहेगा -2 to 3 में। तो बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, बाकी सब उल्टे पुल्टे दे रखे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बाकी ऑप्शन में क्या किया गया है। बाकी ऑप्शन में जो दे रखा है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 to ∞, तो ये गलत है क्योंकि -2 to 3 में है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स √1 + cos x √1 - cos x डिवाइडेड बाई √1 + cos x और √1 - cos x। अब यहाँ दे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक दुविधा क्या है, दुविधा दे रखा है x जो है π/3, x आपका पाई से लेकर और 3π/2 में है, मीन्स क्या थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, sin x cos x, तो इसका ध्यान रखना है क्योंकि रूट का जो रूट दे रखा है, रूट कभी भी x² दे रखा है तो इसका वैल्यू mod x होता है, मतलब हमेशा हमें प्लस में लेना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू cos x आएगा वो नेगेटिव होता है, sin x में नेगेटिव होता है। तो जब आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसको माइनस में लोगे, बस यही इसमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो
एक्स दे रखा है तो माइनस में रखना है, और अगर x/2 दे रखा है तो जब x थर्ड क्वाड्रेंट में है मीन्स 180 से लेकर और 270 तक है तो इसका अपान 2 कितना हो जाएगा, 2 अगर करेंगे तो 90 से लेकर 135 तक होगा। तो इसका मतलब x/2 अगर आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो x सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x/2 का टर्म्स आ रहा है तो हमें क्या लिखना है, अगर साइन में है तो प्लस में रखना है और cos x है तो माइनस में रखना है, क्योंकि इसमें से cos x माइनस होता है तो माइनस के आगे माइनस लगाओगे तब वो हमेशा प्लस रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ यही है रूट, देखो 1 + cos x, 1 + cos x का वैल्यू होता है 2 cos² x/2। अब जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ इसका मतलब मॉड में आएगा, मतलब ये वैल्यू जो आएगा वो प्लस में आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो प्लस ही लेगा, प्लस ही देगा, ये मीन्स आउटपुट भी इसका प्लस में। तो जब ये वैल्यू करोगे तो √2 और ये मॉड में आना चाहिए। मॉड में देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -√2 cos x/2 होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ जब tan इनवर्स आप करोगे तो tan इनवर्स अपनी जगह है, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा माइनस में √2 cos x/2। इसी तरीके से यहाँ 1 - cos x होता है 2 sin² x/2, तो ये प्लस में ही रहेगा 2 sin x/2। यहाँ इसी तरीके से नीचे रखोगे फिर से वही माइनस में, और ये भी माइनस में दे रखा है तो नीचे दोनों माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 है तो √2 अंदर क्या आ जाएगा tan इनवर्स के cos x/2 - cos x/2 प्लस में sin x/2, और यहाँ पर आ जाएगा -cos x/2 और यहाँ दोनों -sin x/2। तो एक तरीके से माइनस आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, जिससे फॉर्मूला बन जाए और cos x/2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 1 - tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan x/2। ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बाहर हो गया, π/4 माइनस tan इनवर्स x/2 मीन्स tan π/4 - x/2 का फॉर्मूला है, ये tan π/4 - x/2 का फॉर्मूला है। तो यहाँ आपका क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan माइनस, तो tan माइनस tan होता है, आगे इधर भी कर सकते हो तो या अंदर ले जाओ तो tan -π/4 - x/2 इस तरीके से बन गया। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये π/4 - x/2 बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपका कौन सा फिर क्वेश्चन बन जाएगा, ये π/4 - x/2 का। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें कौन ऑप्शन में है आपका, सबसे पहला ऑप्शन है π/4 - x/2, और कोई तो देख नहीं रहा है, बन क्या रहता है यहाँ tan π/4 माइनस, क्योंकि माइनस वाला हमने मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों ऊपर नीचे, तो क्या हो गया था यहाँ पर, ये बना था हमारा, क्या बना था, tan अंदर जो बना था, बाकी tan इनवर्स तो वही है। यहाँ बन गया था 1 - x/2, नीचे भी माइनस था, माइनस जो कॉमन लिया था नीचे डिवाइड हो गया था, तो 1 - tan x/2 अपान में 1 + tan x/2 ये बन गया था, तो tan π/4 - x/2 बन गया, और ये इसकी वजह से क्या होगा, tan और tan कैंसिल, तो π/4 - x/2 ये आपका आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन आपका ए वाला सही ऑप्शन है। यहाँ ऊपर माइनस कॉमन क्या था, नीचे भी माइनस कॉमन होगा, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, दोनों अंदर ही कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है कि गिवन दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a² = 2a। यहाँ ऑप्शन दे रखा है a² = क्या है, 2a है, a² = 2a दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको उधर ले आना, तो a - 2i = 0, या i बन जाएगा, 2 अकेले नहीं रहता, तो a का वैल्यू या तो डिटरमिनेंट ये 0 होगा या फिर a = 2i होगा, दोनों में से एक न एक इसको रहना पड़ेगा। अब a = अगर 2i है, a = अगर 2i है तो डिटरमिनेंट इसका क्या आ जाएगा, 2 का पावर जितना ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का है तो 2³ हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट यहाँ जो जरूरी चीज़ है, डिटरमिनेंट इसका क्या आ जाएगा, 8। अब डिटरमिनेंट इसका 8 है, ये देखना है, डिटरमिनेंट इसका 8 है, तो यहाँ अगर डिटरमिनेंट 8 है तो पूछा गया 2 डिटरमिनेंट a कितना होगा, 2a का डिटरमिनेंट पूछा गया है, तो 2 डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, 2³ जितना ऑर्डर का हो, मीन्स 2³ 8 इंटू a का डिटरमिनेंट, a का पहले से 8 आया तो 8 × 8 कितना आ जाएगा, 64, 8 × 8 64, तो 64 इसका 2a का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में कहा गया द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन f(x) = x प्लस में cos x प्लस b इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर आर, कब ये डिक्रीज कर रहा है। एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स पता करोगे, एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको आपको 0 रखना है और पूछा गया है फॉर विच वैल्यू, तो बी यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, बी खत्म ही हो जाता है, बी के साथ कुछ एक्स वक्स लगा ही नहीं है, बी अकेला कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब बी से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही फंक्शन है। तो बी का वैल्यू पूछा गया है, तो बी से आपका बी का कोई मतलब नहीं है, बी लेस देन ग्रेटर देन, बी का कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों भी बातें 1 माइनस साइन एक्स में होता है। 1 माइनस साइन एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका 0 भी हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो 1 माइनस आप ज़्यादा से ज़्यादा -1 रखोगे पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमेशा यह बी का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। नो वैल्यू आप, मतलब जो स्मॉल बी क्वेश्चन में दे रखा उसका मतलब नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है, जो कहा गया है बी से कोई लेना देना नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ये भी साथ में ऑप्शन है। तो बी इज ग्रेटर देन 6 का मतलब है कि ये तो पहला तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया, और बाकी 8, 7, 6 में हो सकता है, और साथ में ये भी क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी माइनस 2 होना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू बी से 2 छोटा भी होना चाहिए। तो पहला वाला ये तो गलत है, 8, 3, 5 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यही सी वाला ऑप्शन है। तो सिंपल सा ये है कि ए 6 रखोगे और बी आपका 2 ज़्यादा हो जाएगा, उससे 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया द पॉइंट एट विच द सिग्नम फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, ये दे रखा है एक्स पावर मॉड एक्स। अब एक्स पावर मॉड एक्स का वैल्यू -x प्लस एक्स दोनों होता है, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स का जब वैल्यू देखोगे तो +-1 दोनों होता है। लेस देन 0 के लिए -1 होगा, मीन -1, और ग्रेटर देन 0 के लिए पहले दे रखा अलग से फंक्शन -1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कंटिन्यूस है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये हमेशा कंटिन्यूस है, तो कोई इसमें कंडीशन है एक्स इक्वल टू कोई भी रियल नंबर हो हर एक के लिए कंटिन्यूस है, क्योंकि -1 वहाँ भी दे रखा है, आपका इधर भी -1 वैल्यू है लेस देन 0, और ये भी वैल्यू कहा गया इक्वल टू 0, सबके लिए -1 लेना है, हमेशा एक्स अपॉन मॉड एक्स ही नहीं लेना। तो इसका मतलब -1 हमेशा बराबर रहेगा, तो लिमिट के वैल्यू हमेशा f0 के इक्वल है, तो -1 यहाँ पर हमेशा आएगा। इसका मतलब एक्स का कुछ भी वैल्यू रखा जाए कंटिन्यूस है ये। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 क्वेश्चन में कहा गया इफ़ ए इक्वल टू 0 टू बी इक्वल टू ए इक्वल टू 0 to 3 - 4 बी, तो के इंटू ए इक्वल टू इतना, देन वैल्यू ऑफ के ए बी रेस्पेक्टिवली आर। तो कहा गया इनके वैल्यू क्या हैं, के ए बी के वैल्यू बोले गए हैं क्या हैं। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो एक वैल्यू जो बाकी 3 ए और बी के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ देखो जब के से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ 2 के बन जाएगा, ये आपका 3 के हो जाएगा, इधर -4 के हो जाएगा। तो -4 के 24 के इक्वल है 24, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा, तो 4 6 जा, तो के का वैल्यू तो -6 हो गया, के का वैल्यू सब में -6 दे रखा है। अब देखो 3a क्या है, 2k है, तो 3a 2k है, इसका मतलब 3a क्या है, -12 है, तो 3a -12 है, तो a का वैल्यू -4 आएगा। तो a का वैल्यू -4 वाला बी वाला ऑप्शन ही है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी इसमें दोनों पॉजिटिव यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो बाकी थर्ड ना भी देखें तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमाइज z इक्वल टू 30x प्लस में 50y, ये मिनिमाइज करना है, सच दैट कंडीशन 3x प्लस 5y इज ग्रेटर और इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 18। तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाओगे तो एक वैल्यू क्या 3x इक्वल टू 15, मतलब 5 0 से पास होगा, x का वैल्यू 5,0 रहेगा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0,3 रहेगा 50, क्योंकि 5y इक्वल टू, दूसरा इसी तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, तो ये भी इसी तरीके से ऐसे जाएगा। इसमें क्या है x का वैल्यू 9 आ जाएगा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9,0 जो पॉइंट है, और ये 6 हो जाएगा 0,6। तो आपका जो ग्राफ है वो कहा क्या गया है कि 15 वाले से इससे ऊपर होना चाहिए और नीचे इससे नीचे होना चाहिए। तो आपके जो
कॉर्नर पॉइंट है वो 3,0 एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक 0,6 बन जाएगा, एक आपका 9,0 बनेगा, दूसरा 5,0 बनेगा। ये सभी पॉइंट पता करना है, ये सब दे रखा है। तो मिनिमम पूछा गया है जेड का वैल्यू, जेड वैल्यू 30x प्लस 5y। तो आप देखो 303 पर देखोगे तो 150 आ जाएगा, 150 03 पर देखते हैं तो 150 आ गया इसका वैल्यू 03। इसी तरीके से आपका दूसरा वैल्यू था आपका 0.5 था, नहीं कितना था 9 था, हमने क्या वैल्यू रखा 0, ऊपर देखते हैं तो ऊपर वैल्यू आपका 9 था, 0x का वैल्यू ना, x का वैल्यू 9, तो 90 पर देखेंगे तो 270 आ जाएगा, ये भी मिनिमम नहीं रहा। इसी तरीके से हम देखते हैं नीचे और वैल्यू देखते हैं, एक बार ग्राफ फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था हमारा, ये वैल्यू था 0, एक वैल्यू था हमारा 5,0, एक 5,0, दूसरा 9,0, ये ठीक है। एक दूसरा जो वैल्यू था वो हमारा था 3 आ जाएगा 3, और दूसरा था y वाला 6 था ये। तो आप देखो वैल्यू देखें हमने किस पर देख लिया है, इसको थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा देखते हैं। 3 पॉइंट क्या था, एक था 5 और दूसरा था हमारा 5 और दूसरा 9 ये। तो अब देखो अगर x 0 रख के देखते हैं, x वाला वैल्यू देखते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगा 150, x वाले पर एक 150 आ जाएगा, एक आ जाएगा 450 आ जाएगा, 450 तो ज़्यादा है, 150 वाला मिनिमम है। और अगर y वाले में देखते हैं तो y वाले में हमें मिल रहा है यहाँ पर 5y में 3 मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है हमें यहाँ 3 है तो 6 मिल रहा है, शायद 6 मिल रहा है। तो इसको रख के देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक 300 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है 150 मिल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है 150, दोनों में आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू 150 आ रहा है, और 150 किस किस पॉइंट पर आ रहा है, एक आपका आ रहा है 5,0 पर आ रहा है, दूसरा ये वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पॉइंट्स दे रखा है। मीन्स क्या होता है अगर 2 पॉइंट पर मिल रहे हैं 150, एक आपका आया 5 पर आ गया 5,0 पर, एक ये पॉइंट मिल गया, एक 0,3, तो इसका मतलब इन दोनों पर 3 में इसको अगर ए मान लें बी मान लें तो ए बी के पॉइंट जितने पॉइंट हैं ए बी के सेक्शन के वो सब के सब इसके सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर कहा गया यूनिक गलत दे रखा है, 9 पॉइंट दे रखा है, ये भी गलत है। तो मिनिमम कहाँ आ रही, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस आ रहा है, जितने सोल्यूशन से सब आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बुक में सॉल्व गलत कर रखा है, वहाँ पर दे रखा है केवल 2 पॉइंट है, तो थोड़ा करेक्ट कर लेना क्योंकि इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन है। यहाँ 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट का मतलब है 2 पॉइंट से लाइन भी बन रही है, तो दोनों पॉइंट से लाइन बनने वाली जितने हैं लाइन सेगमेंट वो सभी लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सही कर लेना। इसके बाद में जो CBSE का आया था सोल्यूशन उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही इनफिनिट मेनी है। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एंड fx इक्वल टू दे रखा है 10 प्लस में x और √100 माइनस एक्स स्क्वायर। देन द एरिया व्हेन इट इज़ मैक्सिमाइज, एरिया कब मैक्सिमम, द एरिया पूछा गया है मैक्सिमम कब होगा। तो अब देखो आपको d/dx दिया ही गया है, d/dx तो x f दे ही रखा है, f दे रखा है x 10 प्लस में x, f दे रखा है आपको 10 प्लस में x, तो 10 प्लस में x ये दे रखा है, साथ में रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम है हमारा डी इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ d/dx इसका करोगे मीन्स df/dx या f', तो क्या आ जाएगा 10 प्लस एक्स ऐसे रहा 10 प्लस एक्स। दूसरे वाला इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 में नीचे ले आओ, तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 नीचे में √100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया -2x। 10 प्लस एक्स ऐसे ही है 10 प्लस में एक्स। दूसरा क्या आएगा प्लस में, अगर 10 प्लस एक्स का करो तो 1 आएगा, ये सीधा रहेगा √100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका f' आया। तो सॉल्व करोगे, यहाँ पर सॉल्व करके क्या मिल रहा है -2x, ये √100 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो -2x प्लस में 100 माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म्स आ जाएगा रूट करके, और साथ में ये सभी टर्म्स आपके नीचे वाले जितने भी वैल्यू हैं ये भी सब आपके 0 आ जाएंगे। मीन्स सॉल्व जब करोगे, या इसको दूसरे तरीके से करें,
यहाँ दूसरे तरीके से करो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये इसको आप ऐसा करो, इसमें लेंदी बढ़ रहा है। वैसे आपको दे रखा है f(x) = 10 + x, और नीचे फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा 10 - x 10 + x, तो 10 + x का पावर 3/2 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 10 - x, 10 - x का पावर 1/2 मिल गया। तो यहाँ क्या मिल गया आपको 10 + x का। आप डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाएगा क्योंकि 10 पावर x इसका अगर कर रहे हो तो 10 + x का पावर 3/2, 3/2 आगे आ जाएगा। 3/2 - 1 मिलकर 1/2 बना। और 10 - x आपका एज इट इज़ रहा, 10 - x का पावर 1/2 ऐसे रहा। दूसरी बार करोगे तो 10 - x का कितना आ जाएगा 1/2 10 - x, ये सब वैल्यू 10 - x का। तो इसमें कॉमन लेना आसान रहेगा। जब आप कॉमन ले रहे हो तो क्या मिल रहा है 10 + x, क्योंकि बाकी सब रूट टूट रहेंगे। 10 + x का पावर 1/2 एक कॉमन आ जाएगा। दूसरा 10 - x का पावर, ठीक है, -1/2 भी कॉमन आ जाएगा। अब जो बीच में आएगा उसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो बीच में आप देखोगे तो इस तरीके से क्या आ रहा है, जो बीच में फैक्टर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू जो देगा, मीन्स बीच में आ रहा है आपका -2x² - 10x + 100 करके आ रहा है। इसको सॉल्व करना तो आपको बीच में वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू या तो -10 होगा या फिर 5 होगा। x का वैल्यू या तो जब इसको सॉल्व करके देख रहे हो तो x का वैल्यू 0 रख के देखोगे, x का वैल्यू -10 आएगा या फिर 5 आएगा। ये आप देख लेना है f' 0 करके। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं, इसमें स्क्रीन छोटा है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, द एरिया ऑफ द मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज के लिए क्या होना चाहिए f', ये आपका ये दो वैल्यू तो ही है। अब इसका डबल डेरिवेटिव या तो करो, डबल डेरिवेटिव मुश्किल है। तो अब देखो x का वैल्यू -10 रख के देखें तो यहाँ -10 रख के अगर देख रहे हो तो ये 0 ही बन रहा है। 10 + x सब कुछ 0 आ रहा है, मतलब -10 तो वैसे भी नहीं हो सकता, रखने की ज़रूरत ही नहीं है। x > 0 ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या 5 रख के देखते हैं, डबल डेरिवेटिव देखते हैं। तो 5 रख के जब डबल डेरिवेटिव देखोगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है 5 पर ये बातें ऐसा दे रहा है। तो अब देखो 10 का, अब x की जगह 5 रख देना, वो वैल्यू आपका मिनिमम होगा। तो 10 + 5 कितना होगा 15 × 100 - 5 का स्क्वायर। 100 - 5 का मतलब 100 - 25 आ गया, तो 75। तो 75 × 15 आपका ये वैल्यू आ जाएगा। नहीं, एक रूट भी दे रखा है तो √75, तो 15 × √75 आपका आ जाएगा 25 × 3 5 आ जाएगा 5√3। तो 75√3 इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये आपका डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आएगा 5 पर, देख लेना करके। यस, इसको टेस्ट ऐसे कर लेना, इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हो 5 पर, कि आपको इधर देखना है कि जो आपका, एक बार इसको कर ही देते हैं, स्क्रीन छोटा पड़ रहा है इसमें। 10 + x का पावर 1/2 है, 1/2 और +1 में 3/2 है, और दूसरा है 10 - x का पावर 1/2, ये बना लेना है। इससे आसान क्या होगा, कॉमन मिल जाता है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 10 - x पावर 1/2 ये ऐसे रहा, और इसका डेरिवेटिव जब कर रहे हो तो आपका 10 + x का 1 हो जाता है, केवल 3/2 × 10 + x का पावर 1/2 आएगा। 3/2 - 1 1/2 होता है। और दूसरा इसी तरीके से जब आप करोगे, जो दूसरी लाइन बनेगी वो उसमें 10 - x का माइनस आ जाएगा, तो माइनस भी साथ में रहेगा। -10 - x का जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1/2, और नीचे √10x मतलब 10 - x का पावर ऐसे ऊपर ही लिख दो, 10 - x का पावर -1/2, और इसकी ऐसे रहेगा 10 + x का पावर 3/2। तो 10 + x का पावर 3/2 और 10 पावर -x का पावर 1/2 कॉमन ले लेना। कॉमन लेने से अंदर जो वैल्यू बचेगा वो बहुत छोटा वैल्यू बचेगा, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव के लिए आसान रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, क्योंकि 5 से जैसे कम रखोगे तो आपका यही वैल्यू मेन देगा, तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरीके से आप राइट में करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो इसकी वजह से ये आपको आसानी रहेगी पता करने के लिए कि ये भैया मैक्सिमम वैल्यू है x = 5 पर। फिर आप 5 रख दोगे तो 75 जो वैल्यू आ गया आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा 75√3। ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 सोल्यूशन में हम आपको दे देंगे इसका, हमारा जो है इसके वीडियो के साथ में सोल्यूशन भी रहेगा, तो वहाँ से भी चेक करना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहा गया इफ़ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स A² = A। अब देखो यहाँ एक चीज़ है, अगर A² = A दे रखा है
आई प्लस ए इक्वल टू का, अब जब ए स्क्वायर अगर ए दे रखा है तो वास्तव में ए का जितना भी पावर ए क्यूब होगा वो भी ए होगा, ठीक है, ए पावर 4 होगा वो भी ए होगा, क्योंकि ए क्यूब क्या लिखोगे, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर को ए लिखा है तो ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर को फिर से आप कह रहे हो ए है यहाँ पर, तो वास्तव में ए का कोई भी पावर, ए पावर की क्यूब, ए पावर 4, सब के सब ए होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो भी ए स्क्वायर ए के पावर आएंगे सबको ए करके कर लोगे, तो यहाँ ये ध्यान रखना, तो उसके बाद ये आसान हो जाता। तो पता क्या करना, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस में 7a का वैल्यू पता करना है, माइनस 7a। तो यहाँ होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई प्लस ए का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई क्यूब आई होता है प्लस में ए क्यूब, 3a स्क्वायर आई मीन्स 3a स्क्वायर आ गया, प्लस में 3a इंटू आई स्क्वायर 3a आ गया, जो कुछ आया उसमें से -7a कर देना है। तो आप देखो ए क्यूब भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो a प्लस 3a मिलकर 7a, 7a माइनस 7a 0 हो गया, तो i प्लस 0 मीन्स आई बन गया। तो ऑप्शन यहाँ जो आई दे रखा है वही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 में दे रखा है tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो पूछा गया y का वैल्यू क्या है। तो tan इनवर्स x की एक तरीके से रेंज पूछा गया है, तो tan इनवर्स x का वैल्यू हमें पता है कि π/2 से कम होता है और -π/2 से बड़ा होता है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ भी हम जानते हैं, -π/2 इसी के बीच में लाई करता है, -π/2 से लेकर और π/2 तक, यहाँ तक रहता है, और ये पॉइंट छोड़ देता है। तो इसका मतलब -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स केवल होता है, और tan इनवर्स एक्स क्या और इसको छोड़ देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लेते हैं, जो ओपन इंटरवल होगा वही होगा, ये आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। और इसमें केवल लगा रखा है, करली दे रखा है, करली मतलब 2 ही पॉइंट हैं, और बाकी इसमें 1 दे रखा है, ये सब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाई एक एंगल है, एंगल का π/2 में वैल्यू होगा, यहाँ इक्वल कर रखा है तो इसलिए गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि इफ़ a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 6 7, f इक्वल टू 1 4, इस तरीके से कहा गया है कि भाई a के पास 1 2 3 है, यहाँ दे रखा है आपका 4 5 6 7, 4 5 6 7 है, तो कहा क्या गया है 1 4 के पास जा रहा है, और 2 5 के साथ जा रहा है, और आपका 3 6 के साथ जा रहा है, ठीक है। 7 यहाँ खाली है, इसका मतलब ये फंक्शन सर्जेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि 7 यहाँ ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। 1 1 है यहाँ, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, तो इंजेक्टिव तो है बी वाला, और बाइजेक्टिव तो है ही नहीं, क्योंकि 1 1 2 दोनों सर्जेक्टिव नहीं, क्योंकि 7 यहाँ स्क्वायर है, किसी के साथ इसका नहीं है, फंक्शन तो है ही है। फंक्शन तो छोटी सी बात है, फंक्शन के बारे में नहीं कह सकते आप, यहाँ फंक्शन से थोड़ा ऊपर की बात है, तो इंजेक्टिव फंक्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही है, जो मोस्ट प्रोबेबली है उसको लेते हैं, फंक्शन तो सबके पीछे लगा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है इफ़ a इक्वल टू 3 1 -1 2 और देन 14 a इनवर्स। अब देखो a इनवर्स में एडजॉइंट्स पता करना होता है, एडजॉइंट्स इसका बहुत आसान होता है। एडजॉइंट्स में क्या करते हैं 3, ये एडजॉइंट्स में बहुत आसान, क्योंकि जो मेन डायगोनल है 3 2 वाला है, ये तो चेंज हो जाता है, 2 3 कर देते हैं, और जो सब डायगोनल से उनका साइन चेंज होता है, -1 और 1 हो जाएगा, ये इनका एडजॉइंट्स आया। अब आपको क्या करना है, जब एडजॉइंट्स मिल जाता है तो ए इनवर्स होता है क्या है, इसके डिटरमिनेंट से सिर्फ डिवाइड करना होता है। तो डिटरमिनेंट यहाँ देखोगे तो 3 2 जा 6 है, 6 + 1 7 है, तो आपका जो ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7, और यहाँ पर एडजॉइंट्स ये वैल्यू 2 -1 और 1 3 ये आ जाएगा ए इनवर्स। अब कहा गया 14 ए इनवर्स क्या होगा, 14 इनवर्स मतलब इसको 14 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जब 14 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मतलब 2 से नंबर सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन में सीधा सीधा दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। इसी तरीके मैट्रिक्स में इनवर्स जब भी करो तो कॉमन वाले तो वैसे भी नहीं आएंगे, और ये सब गलत ही दे रखे हैं वैसे तो, ठीक है, ये भी गलत ही है, 2 -3 कर रखा है पहले, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बस केवल जल्दी में करना होता है, 2/2 तो आसान से एडजॉइंट्स कर लिया करो। मेन डायगोनल पोजीशन चेंज, साइन डायगोनल मेन डायगोनल पोजीशन चेंज, साइन डायगोनल साइन सब डायगोनल साइन चेंज, इसके माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ y = x⁴ -11x
प्लस में 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। और कहा क्या गया है आपसे, कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि y इक्वल टू x माइनस 11 अगर इसका टेंजेंट है तो किस पॉइंट पर ऐसा है। तो देखते हैं, अगर इसका टेंजेंट दिया हुआ है हमें कि भैया इसका टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11, ये वाला टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है, इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स 1 के इक्वल होना चाहिए, ये वैल्यू 1 के इक्वल होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए दोनों कर्व को। तो dy बाई डी एक्स देखते हैं क्या है, तो dy बाई डी एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 11 आ रहा है, तो ये किसके 1 के इक्वल, इसका मतलब 3x स्क्वायर 12, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो अब x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आपको लेना है और y का वैल्यू आपको, तो x का वैल्यू अगर, तो पहले चीज़ देखो, x का वैल्यू अगर 2 रख रहे हो तो 2 माइनस 11, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और अगर माइनस 2 रख रहे हो तो 13 आ रहा है। तो देखते हैं 2 माइनस 9, पहला वैल्यू 2 माइनस 9, या फिर माइनस 2 रख रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 13, दोनों में से कोई एक हो, या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं तो बी वाला ऑप्शन 2 माइनस 9 है, बाकी कोई 13 नहीं दे रखा है, तो ये माइनस 2 19 दे रखा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी सब में बी 19 दे रखा है, सी मतलब वाई एक्सेस 19 दे रखा है, तो बाकी सब गलत हैं, गलत तो कुछ भी दे दिया जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 40 है, मतलब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा, ए का वैल्यू दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ये दे रखा है, और ए स्क्वायर इक्वल टू 3i है। तो आपको एक इक्वेशन से पता करना है, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बनाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर देखोगे मीन्स अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर गामा माइनस अल्फ़ा ये दे रखा है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स अल्फ़ा बीटा और ये मल्टीप्लाई करना है, और ये इक्वल टू दे रखा है 3i है, मतलब 3 की i के इक्विवेलेंट कर देना है। तो आप हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, मीन्स ये बराबर किसके 3 0 0 3 के बराबर करना, तो कोई एक कंपेयर कर लेना, सब बराबर ही आ जाएंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ अल्फ़ा गामा है तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, एक को मल्टीप्लाई कर दो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, ये आ गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3 कौन सा दे रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, इक्वल टू 3i, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर अगर उधर ले जाओगे देखोगे तो 3 के इक्वल दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है। तो यहाँ हमने देखा सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे, 16 करने थे, यहाँ हम सब कर रहे हैं, तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और आपको थोड़ा स्पीड से भी करना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो लगता ही है, मैथ्स है, टाइम को आप रोक नहीं सकते सही आंसर देने के लिए। हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप देखोगे 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे, उसमें से आपको करने थे 20 में से 16 करने थे, बी में 16 करने थे, तो 40 क्वेश्चन में आपको 16 + 16 सेक्शन वाइज करने हैं, मीन्स 32 क्वेश्चन हो गए। अब 8 क्वेश्चन सेक्शन सी में से करना है, इसमें आपके केस स्टडी भी क्वेश्चन है और 1 मार्क्स वाले भी हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर हम देखते हैं। तो 41 क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है कि फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई ए बी ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान रखना है, माइनस में नहीं लेना। द कॉर्नर पॉइंट्स दे रखा है 0 2, 0 10 10 30 30 0 40, ये सब दे रखे हैं। द कंडीशन ऑन ए बी सच दैट मैक्सिमम जेड आकर्स किस पॉइंट पर 30 30 और 0 40 पर बराबर है, मतलब जेड का वैल्यू मैक्सिमम है 30 30 पर भी और 0 40 पर भी, तो दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई में तो एक्स की वैल्यू जगह 30, वाई की जगह 30 रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 30a प्लस में 30b, और 0 40 रखोगे इसकी जगह पर तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 40b। तो इसका मतलब 30a इक्वल टू 40 माइनस 30b, मीन्स 40b माइनस 30b 10b, ये आ गया। तो b कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a। तो b इक्वल टू 3 वाला जो ऑप्शन सही है, ये b a वाला पहला वाला ये सब सही है कि b माइनस 3a इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ m y इक्वल टू mx प्लस 1 y इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर टेंजेंट है, इस पर टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस 1। इसका मतलब क्या है वो पॉइंट पता करना है।
तो पता करोगे m, हाँ m पता करना है। तो इसका मतलब दोनों के स्लोप बराबर होंगे, तो इसका आप स्लोप, इसका तो m दे ही रखा है, डी वाई बाई डी एक्स m है। इसका पता करोगे तो 4x डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2y मीन्स 2/y आ जाएगा। तो 2/y किसके इक्वल है, m के इक्वल है, ये दे रखा है। अब m का वैल्यू पता करना है, तो आप देखो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, चाहे जिसमें रख दो वैल्यू। मान लो फर्स्ट वाले में हम रख रहे हैं, तो अब पहले x का वैल्यू भी इससे निकाल रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पर, y तो यहाँ से पता चल जाएगा, y इक्वल टू क्या रखना है आपका, y 2/m आ जाएगा। अब y का वैल्यू अगर 2/m है तो y में इसको रख देते हैं, क्योंकि 4x का वैल्यू क्या मिल रहा है, y² मिल रहा है। तो इस x का वैल्यू फर्स्ट वाले में रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y² 4 और यहाँ पर m प्लस में 1, ठीक है, ये रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, y की जगह जहाँ जहाँ है वैल्यू रखेंगे, तो 2/m रख के देखते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 2/m किसके इक्वल है, 2/m 4, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर देना, 4/4 कैंसिल हो गया, मतलब m² मतलब 4/1/m प्लस में 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब 2/m इधर ले 1/m, तो 1/m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन दे देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू दे रखा था, इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना है x -1 प्लस 1 डिवाइडेड का होल पावर 1/3 का। लेकिन दे रखा है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू 1। इसका मतलब अब्सोल्यूट वैल्यू x इक्वल टू 0 और 1 भी लेना है, क्योंकि इक्वल दे रखा है और बीच के वैल्यू तो लेना है। तो यहाँ अगर डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा, इसका 1/3 और ये हो गया x² -x प्लस 1, तो x² -x प्लस में 1 का पावर 1/3 -1 मीन -2/3 आएगा। तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्यूब रूट करके है, पावर 1/2 नीचे लाओगे 2/3 और x² में इसका दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x -1 आ जाएगा। तो मेन 2x -1 है, 0 रखोगे तो x का एक वैल्यू और आ गया 1/2। अब इन तीनों पर इसका वैल्यू रख के देखते हैं, जो वैल्यू मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो 0 पर रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 आ गया एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू अगर मान लो 1 पर रखते हैं तो x -1 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ आपका दो वैल्यू आपका आ गया 1, जो दोनों वैल्यू। और 1/2 रख के देखते हैं तो 1 × 1 - 2, 1 × 1 तो आ गया -1/2 × 1/2 में -1/4 आ जाएगा प्लस 1। तो ये आ जाएगा 1 से छोटा वैल्यू, मतलब 3/4। 3/4 का पावर 1/3 करोगे तो इसका मतलब 3/4 1 से छोटा है, तो कम ही वैल्यू आएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या है, 1। तो 1 वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी से हैं, तो आप हमारे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सीरीज से भी हेल्प ले सकते हो। इसके बाद देखो उधर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये बनेगा, क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 है इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कांस्टेंट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल x, यहाँ ये दे रखा है और पता क्या करना है यहाँ पर। तो दोनों ही क्वेश्चन दे रखे हैं। एक दे रखा है x -3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मीन्स ये एक 0 0 से पास होते वाला लाइन। x -3y इज ग्रेटर मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3y, तो जब x ग्रेटर है तो x वाला ये वाला एरिया आएगा। इसी तरीके से y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, मतलब x इक्वल टू 3 वाली ये लाइन है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा वो एक तो 3,0 ये मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर आप x का वैल्यू 3 रखोगे तो y आपका आ जाएगा, x का वैल्यू 3 - 3, y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो 3,1 एक ये पॉइंट मिला, एक 0 0 मिला। तो आपको पता क्या करना है यहाँ पर कि पूछा गया है कुछ क्वेश्चन कि इट इज़ नॉट द इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, गलत दे रखा है। इज़ बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है, इज़ द बाउंडेड है। अनबाउंडेड भी गलत है, ये गलत ये गलत ये गलत। तो ये पहले ये देख रहा बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 3 से कम वाला और इसके नीचे चाहिए हमें, मीन्स लेस देन कर एक्स वाला तरफ, मतलब एक्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 जो केस स्टडी से पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, लेट a इक्वल टू 1 sin अल्फ़ा, a इक्वल टू 1 sin अल्फ़ा ये वैल्यू दे रखा है, और ये -sin अल्फ़ा 1 ये सब दे रखा है, -1 इतना। तो पता क्या करना है, देन
तो वैल्यू पूछा गया है कितना होना चाहिए, और किसका वैल्यू पूछा गया है, ए का ही वैल्यू डिटरमिनेंट से पूछा गया है। तो डिटरमिनेंट आसानी से पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मर्जी हो डिटरमिनेंट ऐसे सीधे 1 1 हम डायगोनल वाला मेथड 1 1 1 क्या आ गया 1 प्लस में साइन अल्फ़ा या जगह माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरीके से हम रो वाइज मेन रो 1 और माइनस साइन ये फिर आ गया फिर से साइन अल्फ़ा प्लस में। माइनस वाला पार्ट देखते हैं तो माइनस वाले में आपको इधर से जाना पड़ेगा ये वाला, तो -1 मतलब +1 हो गया। इधर से आपका प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये फिर से प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 2 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया 1 + 1 2, यहाँ मिलकर है 2 2 कॉमन कर लो, 2 आपका यहाँ कॉमन आ गया। और ये क्या मिल रहा है 2 1 + 2 साइन मतलब 2 1 + साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आएगा वैल्यू। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बारे में पता है हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू ये 0 होगा, लेकिन लेस देन 1 भी होगा, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होगा, लेस आर इक्वल टू 2 ही रहेगा जो ये वैल्यू है। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 4 होगा, लेकिन ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा। तो 2 to 4 के बीच में रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब ऑप्शन कौन सा, डिटरमिनेंट 0 ये गलत है, 2 to इन्फिनिट भी गलत है। यहाँ दे रखा है डिटरमिनेंट 2 से बड़ा होना चाहिए, ये कहा गया है। तो 2 से बड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में ये बात कही गई है, क्वेश्चन नंबर हमारा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 2 to 4 कहा गया। 2 हो सकता नहीं हो सकता, तो साइन अल्फ़ा तो 0 भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा जब 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 0 to 2 पाई, 0 बराबर भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें 2 4 इंक्लूड नहीं है, इसलिए सी वाला हट जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बाद आ जाओ केस स्टडी पर। केस स्टडी के 5 क्वेश्चन लास्ट के होते हैं। केस स्टडी में ध्यान से देखो, एक ट्रेन दे रखा है, कहा रखा है द फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट पर आवर फॉर रनिंग ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये दिया हुआ है कि द फ्यूल कॉस्ट, 2 कॉस्ट हैं, द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। मीन्स क्या है, जो फ्यूल कॉस्ट है F मान लें या C मान लें, C थोड़ा आसान रहता है, C अगर है, C प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी को अगर V मान लें तो V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब C इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, साइंस वाले ज़्यादातर करते रहते हैं फिजिक्स में, बाकी लोग भी देख लें, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा K × V स्क्वायर बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन मिलेगा जब कौन से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो ये। अब किस K के वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन दे रखा है यहाँ पर, इफ़ द फ्यूल कॉस्ट रुपीज़, इसको थोड़ा देखते हैं फिर से, दिख नहीं रहता रूल्स 48 कॉस्ट, अगर फ्यूल कॉस्ट मतलब C अगर 48 है, C अगर 48 है तो कह रखे हैं एट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर 48 हम रखते हैं तो K × V की जगह 16 रखना पड़ रहा है, मतलब 16 स्क्वायर। तो K का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर, मतलब 16 × 16, तो 16 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो K का वैल्यू 3/16 है। इसका मतलब जो फ्यूल कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/16 × V स्क्वायर। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया फ्यूल कॉस्ट का। अब दूसरा और क्या दे रखा है यहाँ पर, फ्यूल कॉस्ट के बाद में, फ्यूल कॉस्ट के बाद और दे रखा है कि यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर और एंड ऑफ फिक्स चार्जेस ₹1200 पर आवर। साथ में ये भी कहा गया है कि 1200 रुपये इसका फिक्स कॉस्ट भी है। तो जब टोटल कॉस्ट की बात, TC की बात करेंगे तो 1200 इसमें और जोड़ देंगे, मतलब 3/16 V स्क्वायर तो है ही है, प्लस में इसको 1200 रुपीज़ पर आवर है। अगर मान लो T टाइम ले लें तो 1200 ये तो है ही है, तो ये पर आवर ये भी दे रखा है। इसका मतलब आपका जो टोटल कॉस्ट होगा T से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 1 का है, और प्लस में यहाँ पर 1200 भी T होगा, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि पर 1 घंटे का हमने निकाला था, 1 घंटे का इतना है, तो पूरा कॉस्ट क्या आ जाएगा, × T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो जो पूछा गया वो हम एक देख लेते हैं, उसके हिसाब से करें। सबसे पहले पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया है, अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पूरा क्या है। क्वेश्चन ये था कि अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ V किलोमीटर पर आवर, वो हमने पहले ले रखा है, स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 46 क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया गिवन दैट, यहाँ लेते हैं क्वेश्चन को, तो कहा गया गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इस K टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, देन द ट्रेन जनरेट K का वैल्यू पूछा गया है। देन K इज, तो K हमने पता है कि भाई D वाला ऑप्शन सही था, 3/16, तो यहाँ पर D ऑप्शन सही है।
दूसरा कहा गया इफ़ द ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 500 किलोमीटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द रनिंग द ट्रेन इज़ गिवन बाई। कह रहे क्या अगर 500 किलोमीटर चले तो कितना होगा। तो आपको पता है पहले 500 किलोमीटर में हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका 500 किलोमीटर में इस पहले टाइम पता करना पड़ेगा कि टाइम कितना है। तो ट्रेन हैज़ ट्रेवल डिस्टेंस 500 किलोमीटर देन द टोटल कॉस्ट रनिंग ऑफ द, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो टोटल कॉस्ट बन रहा है 3/16 v² इंटू टी प्लस में 1200t ये बन रहा है। तो हमें टी पता करना पड़ेगा। तो टी के वी स्पीड भी दे ही रखा है, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 500 किलोमीटर चल रहा है तो 500 डिस्टेंस अपान में वेलोसिटी 500 v। तो हमें यहाँ पर वैल्यू टी का रखना पड़ेगा। टी का वैल्यू क्या 500/v रखोगे, ऐसे 1200 टी की जगह भी 500/v² रखोगे। तो यहाँ इक्वेशंस पूछा गया, इक्वेशंस क्या बनेगा। तो आप देखो 3v²/16 मतलब, और इसमें जब 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500/16, तो 1500/16 और ये आपका कुछ कैंसिल भी करेगा, v आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 15 नीचे भी कुछ कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करो तो एक का क्या होगा 1500, देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है 1500, एक तो ऑप्शन 15 ये बनेगा, और दूसरा t² का देख लो, t² का क्या आ जाएगा 500/v का होल स्क्वायर ये। तो पूछा गया ट्रेन है ट्रेवल इन द रनिंग ट्रेन फंक्शन, तो फंक्शन कौन सा बनाएगा यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करें। तो 15 नीचे 16 तो होना चाहिए सबसे पहले, तो इसका मतलब तीनों में 16 है। तो यहाँ पर कौन सा इसको सॉल्व करके देखें तो ऑप्शन आपका कौन सा बी वाला करेक्ट मिल रहा है, ये आप देखना बी वाला, क्योंकि यहाँ लास्ट में आप फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका पहले ये देखोगे 1500 किलोमीटर बी आता कितना है, टाइम भी कुछ दे रखा है। इफ़ द ट्रेन हैज़ ट्रेवल डिस्टेंस इतना देन द टोटल कॉस्ट रनिंग द ट्रेन इज़ गिवन बाई। इफ़ द ट्रेन हैज़ ट्रेवल डिस्टेंस 500 किलोमीटर, तो साथ में ये भी है टी का वैल्यू तो है, लेकिन साथ में क्या है 500 किलोमीटर भी रखना है। तो आप देखो उधर टोटल कॉस्ट आपका क्या कितना है, वी के फॉर्म में आएगा, और वी आपको हाँ वी नहीं दे रखा है, ठीक है तो वी के फॉर्म में ही रहेगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, वी के फॉर्म में मिलेगा। आपको बस टी की जगह 500/v रख देना है और बाकी सॉल्व हो जाएगा जो ऊपर वाला इक्वेशन था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट द मोस्ट, ऊपर वाला मतलब जो इक्वेशन आपका बना था अभी हमने बताया था इसमें हट गया है, उस पर कि क्या बना था कि ये आपका KT वाला 3/16 वाला 3/16, और ये आपका जो इक्वेशन बना था v² t वाला प्लस में यहाँ पर 1200t जो बना था उसमें t की जगह आपको 500/v रख देना है, t की जगह 500/v रखोगे तो ये आपका इक्वेशंस यहाँ बन के तैयार होगा। सिंप्लीफाई करना, बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन इज़, कह रहे मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब सबसे ज़्यादा जो सस्ता पड़ेगा वो क्या पड़ेगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल कोई चीज़ कब होगा जब आपका इसका डेरिवेटिव करोगे जीरो रहेगा, मीन्स आपको ऑप्टिमल वाला वैल्यू। तो मोस्ट मतलब मिनिमम जो कॉस्ट वाला है, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है dc/dx = 0। तो dc/dv यहाँ b में बना रहा है, c आपका v का प्रपोर्शनल है, तो c आपको थर्ड वाले में दिया ही गया, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 375/4, क्योंकि v का 1 होता है और यहाँ पर -1/v² करके आ जाएगा। तो माइनस में 6 के बाद में जितने जीरो हैं 4 5 जीरो होंगे, 5 जीरो हैं /v², इसको जीरो रखोगे तो जीरो रखेंगे v = सॉल्व करोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 km/h आ गया, में से 80 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सी वाला सही है, ये आप सॉल्व कर लेना। सोल्यूशन हम नीचे लास्ट में दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या CBSE ने दे ही रखा है, आपको तरीका सिर्फ बताना था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट द फ्यूल कॉस्ट पूछा गया है। अब फ्यूल कॉस्ट में 1200t नहीं आएगा, वो टोटल कॉस्ट में आ जाएगा क्योंकि फिक्स है 500 किलोमीटर चलने में यहाँ हमने देखा ही था। ये चीज़ें हटा देना है आपको, फ्यूल कॉस्ट ये वाला हटा देना है, ये वाला सिर्फ इतना रहेगा। तो 375/4 इंटू बी आपको पता है ये है, बी अभी हमने निकाला था कितना आया था, बी आपका 80 किलोमीटर, सी वाला ऑप्शन आया था, इंटू 80 कर देना है तो 4 ये 20 आ जाएगा, 375 इंटू 20 कर देना जितना आया। तो ये 375 इंटू 20 जितना आ जाए इंटू 80 है, तो ये आपका 4 से करोगे तो 4 2 जहाँ 375 का 2 7 7500 आ जाएगा।
तो 7500 ये आपका टोटल रुपीज़ में आ जाएगा, इतना चार्ज आ जाएगा। तो 7500 को देख लो कौन सा सी वाला ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन ट्रेवल। अब टोटल कॉस्ट पूछा गया तो जो आपका 7500 था उसमें 1200 टी और जुड़ जाएगा, मतलब 1200 इंटू जो आप 500 अपान वी और जुड़ जाएगा, तो ये और जोड़ देना, वी का वैल्यू आपको 80 रख के और जोड़ देना, तो ये भी 7500 और आ जाएगा। तो 7500 प्लस में 7500 तो ये 15,000 हो जाएगा। 15,000 ऑप्शन आपका लास्ट वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से सही है, ये वाला ऑप्शन 15,000 दे रखा है। तो इस तरीके से आपका ये एक तरीके से सैम्पल पेपर मैंने बता दिया, इसमें से काफ़ी कुछ आएगा। बाकी हमारी सीरीज़ आप देखते रहो, जुड़ो, और इसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर हो जाए। और चैप्टर वाइज अगर देखना है तो हमारे NCERT सीरीज़ देखो, उससे या CBSE के जो पिछले साल के हैं उसको भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।